नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 6 की। और यह चैप्टर है भारत के विशेष संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, जिसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं कि नियोजन क्या है। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे और नियोजन के कुछ विभिन्न रूपों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे टारगेट एरिया प्लान या लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके साथ ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और इसी संदर्भ में हम केस स्टडी करेंगे ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमौर रीजन। ये भारमौर का रीजन है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बारे में ट्राइबल डेवलपमेंट का स्टडी करेंगे। इसके साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास का, और सतत पोषणीय विकास के केस स्टडी के रूप में हम समझेंगे इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लानिंग क्या है या नियोजन क्या है। तो नियोजन में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक होता है किसी भी प्लान या पॉलिसी के बारे में थिंकिंग करना, सोचना, और उस प्लान और पॉलिसी का फार्मूलेशन करना, यानी उसको एक निश्चित स्वरूप प्रदान करना, और फिर प्रॉपर एक्शन के द्वारा इस प्लान और पॉलिसी को अमली जामा पहनाना या उसको ग्राउंड पे उतारना। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ गोल्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको पाना होता है। तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्लान और पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है या जमीन पे उसको वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नियोजन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि अर्थव्यवस्था का, किसी देश का या पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो भी संसाधन अवेलेबल होते हैं, उन संसाधनों का समुचित तरीके से प्रयोग किया जाता है। और इस प्रॉपरली मैनेजमेंट को या अरेंजमेंट को हम लोग प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो ये कॉमन रूटीन का चीज़ है। जैसे हम डेली प्लान करते हैं, 15 डेज का प्लान करते हैं, एक महीने की प्लानिंग करते हैं। तो ये अपने रिसोर्सेज का अरेंजमेंट का एक तरीका होता है। अब प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। तो बेसिकली प्लानिंग के दो रूप होते हैं। इसमें पहला होता है सेक्टोरल प्लानिंग और दूसरा होता है रीजनल प्लानिंग या प्रादेशिक नियोजन। और ये सेक्टर वाइज या खंड वाइज जो नियोजन होता है, अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, इरिगेशन का फील्ड है, ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण का क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है। तो बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो इन विशेष सेक्टर को जब हम ध्यान में रख के प्लानिंग करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्टोरल प्लानिंग। और दूसरा होता है रीजनल प्लानिंग या प्रादेशिक नियोजन। तो प्रादेशिक नियोजन में क्या होता है कि कोई भी प्रदेश एक समान विकास स्तर पे नहीं होता है। कुछ प्रदेश विकास के सोपान पे आगे होते हैं, कुछ प्रदेश पीछे होते हैं। तो विकसित प्रदेश और अविकसित प्रदेश या पिछड़े प्रदेश, इन दोनों का साहचर्य ही कहा जाता है रीजनल इम्बैलेंसेज या प्रादेशिक असंतुलन। तो इस प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए जो प्लान पॉलिसी जो हम अडॉप्ट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं या लागू करते हैं, तो इस उपागम को कहा जाता है प्रादेशिक नियोजन। तो नियोजन के ये दो अप्रोच हैं, सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। तो भारत ने बेसिकली जो अडॉप्ट किया था स्वतंत्रता के बाद, वो अडॉप्ट किया था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। भारत में केंद्रीय स्तर पे योजना आयोग का निर्माण किया गया जो पूरी योजनाओं की देखरेख करता था, उनके लिए प्लान और पॉलिसीज बनाता था। लेकिन धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, यानी विकेंद्रीकृत हो गया, बहुत सारे केंद्र बने और यह बहुस्तरीय नियोजन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो मल्टी लेवल प्लानिंग का मतलब होता है कि एक जैसे सेंटर के लेवल पे, सेंटर से चले हम स्टेट के लेवल पे, स्टेट से चले डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से चले ब्लॉक के लेवल पे। तो जो कई स्तरों की प्लानिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। और इस तरह की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का या लागू करने का जो जिम्मेदारी थी वो थी हमारी प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के पास। और अब इस योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तो नीति आयोग जो नीति है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो भारत के ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पे
की गई। अब इसमें हम बात करते हैं टारगेट एरिया प्लान की। ये प्रादेशिक नियोजन का ही एक उदाहरण है और टारगेट एरिया हम रखते हैं कि जो क्षेत्र पिछड़े हैं या किस क्षेत्र की किस समस्याओं को हमको नियोजन के माध्यम से दूर करना है, तो इसको हम लोग टारगेट एरिया प्लान कहते हैं। और इसमें जो भी क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, उन पिछड़े क्षेत्रों को विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उनके संसाधनों को नियोजित किया जाता है। तो जो भी प्रादेशिक और सामाजिक विषमताएं थीं, उन विषमताओं को दूर करने के लिए हमारे योजना आयोग ने 2 टर्म दिए, एक टारगेट एरिया और दूसरा टारगेट ग्रुप। यानी हमारी पूरी सोसाइटी में कौन से ग्रुप हैं जिनको विकास की आवश्यकता है और वो बाकी ग्रुपों से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए ग्रुप हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम टारगेट ग्रुप कहते हैं। और जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़े क्षेत्रों को टारगेट एरिया नाम दिया गया। तो टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप को फोकस करके जब प्लानिंग की जाती है, तो ऐसे प्लानिंग को कहते हैं टारगेटेड प्लानिंग या लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये कमांड एरिया होता है किसी विशेष नहर का जो सिंचित क्षेत्र होता है, उसको कमांड एरिया कहते हैं। तो कुछ नहरों का केस, जैसे अभी हमने टॉपिक में देखा था इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो इंदिरा गांधी नहर की केस स्टडी करेंगे तो वो उदाहरण है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब इसमें दूसरा जो उदाहरण है ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो सूखे के प्रवण क्षेत्र हैं, जहाँ पे सूखे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए, ये ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम है। जैसे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम है, वो टारगेट एरिया का उदाहरण है। इसी तरह से हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वो भी टारगेट एरिया का एक उदाहरण होता है। अब पांचवा और छठा जो स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर्स, जो लघु किसान हैं और सीमांत किसान हैं, तो ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे किसान हैं ऑलमोस्ट, जिनके पास जमीन नहीं के बराबर होती है और ये मजदूरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में ये बहुत ही वल्नरेबल लोग हैं। तो इन लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं, जो नियोजन किया जाता है, तो उस नियोजन को हम लोग कहते हैं ये टारगेट ग्रुप प्लानिंग, क्योंकि ये कमजोर ग्रुप हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा जिनके लेवल को उठाने का टारगेट किया गया है। तो ये कुछ उदाहरण हैं टारगेट एरिया प्लानिंग के। इसी में जो दूसरा उदाहरण है, ये उदाहरण है रीजनल प्लानिंग का ही, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया हमारे 5th 5 ईयर प्लान में, जो पंचवर्षीय योजना थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया और उस समय इसने 15 जिलों को कवर किया। इन जिलों में हम देख सकते हैं कि सारे के सारे पहाड़ी जिले हैं। जैसे ये लगभग जितने भी पर्वतीय जिले हैं उत्तराखंड के, ये सबको कवर करता है। साथ ही साथ जो मिकिर हिल्स हैं, नॉर्थ कचार हिल्स हैं असम में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, इसके बाद नीलगिरी क्षेत्र है तमिलनाडु का। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों को ये कवर करता है। ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक नेशनल कमेटी या राष्ट्रीय आयोग बनता है। तो 1981 में इसने रिकमेंडेशन दिया कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और वो किसी अन्य दूसरे प्रकार के प्लान जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से वो कवर्ड नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को हम पर्वतीय क्षेत्र के रूप में रख सकते हैं। तो ये 600 मीटर की हाइट वाले क्षेत्र जो किसी अन्य प्लान के कवर में नहीं है, ऐसे क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। अब इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है, तो ये बेसिकली वहाँ स्थानीय रूप से पाए जाने वाले संसाधनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है, तो इसको जब हम देखते हैं तो हार्टिकल्चर के रूप में, प्लांटेशन के रूप में, कृषि कार्यों के रूप में, पशुपालन के रूप में, साथ ही साथ पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री और छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ग्रामीण स्तर पे, उनके रूप में इनको मैनेज किया जा सकता है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्राकृतिक दशाओं, भौतिक दशाओं, वहाँ की पारिस्थितिकीय दशाओं और संसाधन की दशाओं से इस तरह का प्रबंधन किया जाए, इस तरह का अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ के लोगों की गरीबी दूर किया जा सके और वहाँ के लोगों को एक खुशहाल जीवन प्रदान किया जा सके। और इस तरह छोटे छोटे यूनिट्स को लेके जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। यानी विकास का जो कार्य है वो नीचे से शुरू हुआ और फिर वो विकास क्रम ऊपर की तरफ जाएगा। तो नीचे बॉटम से शुरू होकर ऊपर तक जाने वाली ये विकास की अप्रोच है।
इसी तरह से दूसरा जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं हम लोग ड्राउट प्रोन एरिया के रूप में, यानी सूखा प्रवणित क्षेत्र कार्यक्रम। तो ये भी कार्यक्रम 4th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, चौथी योजना में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सूखे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सूखे के प्रभाव को कम करना था। तो यहाँ पे बेसिकली प्रारंभ में लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क को प्रमोट किया गया। लेबर इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि श्रम प्रधान कार्य करना, यानी जिसमें लोगों की अधिक भागीदारी हो, मशीनों की भागीदारी कम हो, तो उस श्रम के बदले में लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। लेकिन यह धीरे धीरे इरिगेशन प्रोजेक्ट पे फोकस होने लगा, फिर भूमि विकास कार्यक्रमों के ऊपर आधारित हुआ। इसके साथ वनीकरण, घास भूमि का विकास और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण अवसंरचनाएं थी जैसे बिजली, रोड, बाजार, सर्विसेज, इस तरह के विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो राष्ट्रीय समिति बनी थी उसने इस कार्यक्रम की समीक्षा किया और उसने पाया कि जो भी प्रोग्राम बनाए हैं कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों पे उनका विशेष बल है और साथ ही साथ पारिस्थितिकी संतुलन बनाने पे भी बल है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण लोग बहुत सारे सीमांत भूमियों का उपयोग करने लगे और उसके कारण पारिस्थितिकी संतुलन और ज्यादा बिगड़ने लगा। तो इस समिति ने इन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगारों को उत्पन्न करने की आवश्यकता पे बल दिया। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए एक अन्य स्ट्रेटजी हो सकती है कि वाटर से डेवलपमेंट अप्रोच को अपनाया जाए, बहुत ही छोटे माइक्रो लेवल पे। और इनके अलावा जो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे पारिस्थितिकीय संतुलन, और वो पारिस्थितिकीय संतुलन किन किन क्षेत्रों के रूप में, जल के, मृदा के, प्लांट्स के, ह्यूमन पॉपुलेशन के और एनिमल पॉपुलेशन के, इन सबों के रूप में संतुलित होना चाहिए। तो योजना आयोग ने बेसिकली 67 जिलों को लिया था ड्राउट प्रोन एरिया के रूप में। लेकिन जो हमारा सिंचाई आयोग है, सिंचाई आयोग 1972 में इसने एक क्राइटेरिया दिया कि जिन जिलों के 30% या कम क्षेत्र सिंचित क्षेत्र हैं उन जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे विस्तृत हैं इनको हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाग। दूसरा भाग इसमें महाराष्ट्र क्षेत्र का, दूसरा भाग इसमें महाराष्ट्र क्षेत्र का मराठावाड़ा क्षेत्र है। ये बेसिकली दक्षिणी और पूर्वी भाग है महाराष्ट्र का। साथ ही साथ तेलंगाना पठार और रायलसीमा का पठार है आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना तो अब नया स्टेट बन चुका है, रायलसीमा रीजन आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। साथ ही साथ कर्नाटक पठार है और कर्नाटक के साथ साथ जो तमिलनाडु का उच्च भाग है जो आंतरिक क्षेत्रों में स्थित है, ये सब सूखे के प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। तो यदि इनका वितरण हम देखते हैं भारत के मानचित्र पे, तो इस मानचित्र पे सबसे पहले हम देखते हैं 75 सेंटीमीटर की आइसो हाइट, और ये हमने कई सारे चैप्टर्स में जैसे कृषि में, मानसून में ये पढ़ा हुआ है। 75 सेंटीमीटर की आइसो हाइट या समवर्षा रेखा वाला मानचित्र है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र है, ये जो सूखे से प्रभावित है। दूसरा जो मराठावाड़ा क्षेत्र है महाराष्ट्र का, ये पूर्वी और दक्षिणी भाग। इसके साथ साथ जो रायलसीमा और तेलंगाना का पठार है, यह यहाँ पे है रायलसीमा तेलंगाना पठार। और रायलसीमा तेलंगाना पठार के बाद यहाँ पे कर्नाटक पठार की स्थिति है। और कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु का जो आंतरिक भाग है, जो ऊंचा भूभाग है। तो ये सारे आते हैं ड्राउट प्रोन एरिया के क्षेत्र में। इसमें बेसिकली जो पंजाब और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ये बच जाता है क्योंकि यहाँ सिंचाई की बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं हैं, बहुत सारी नहरें यहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो ये हमारे पूरे इंडिया में ड्राउट प्रोन एरिया का विवरण है। और हम डिस्कस करते हैं कि केस स्टडी के बारे में। और ये केस स्टडी है हिमाचल प्रदेश का भरमौर रीजन। भरमौर रीजन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और इसमें 2 तहसीलें हैं, भरमौर तहसील और दूसरी होली तहसील। ये 2 तहसीलों से मिलकर बना हुआ है और यह नोटिफाइड ट्राइबल एरिया बना 1975 में। इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर से लेकर 3700 मीटर के बीच में वैरी करती है। लेकिन यह क्षेत्र चारों तरफ से ऊंचे पर्वतों से ढका हुआ है। इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग पीर पंजाल रेंज है और दक्षिणी भाग धौलाधर रेंज से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में रावी नदी और रावी की 2 सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं।
एक है टुंडन नदी, यहाँ से प्रवाहित हो रही है, और दूसरा है बूढ़ील नदी जो ये प्रवाहित हो रही है, और ये नदी प्रवाहित हो रही है रावी नदी। तो रावी की ये सब सहायक नदियां हैं, टुंडेन और बूढ़ील नदी। इन नदियों ने यहाँ पे बहुत ही गहरे गार्जों का निर्माण किया है और इस पूरे क्षेत्र को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया है, जिसमें एक है कुगती क्षेत्र, दूसरा है यहाँ टुंडा क्षेत्र, तीसरा है खानी क्षेत्र और चौथा है होली क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों में इस पूरे प्रदेश का विभाजन हुआ है। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर जलवायु के रूप में कंसीडर की जाती है। यहाँ पाए जाने वाले संसाधन बहुत ही कम मात्रा में है और ये क्षेत्र बेसिकली गद्दी जनजाति का होमलैंड माना जाता है, उनका घर माना जाता है। और गद्दी जनजातियां बेसिकली ट्रांसह्यूमेंस करती हैं, पशुचारण करती हैं और मौसम के अनुसार इनमें प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये लोग गद्दियाली भाषा का प्रयोग करते हैं आपस में विचारों के कम्युनिकेशन के लिए। इस क्षेत्र के बारे में हम देख सकते हैं इस इमेज में। ये टेरेस फार्मिंग करते हैं, सीढ़ीदार खेती। इनके जो आवास हैं ये देख सकते हैं, पशुपालन, इंगेज हैं प्राइमरी एक्टिविटी में। जो सेटलमेंट है वो पहाड़ी पे एकाकी प्रकार के कुछ कुछ छोटे समूहों के रूप में। और जो इनका ड्रेस है ये भी विशिष्ट प्रकार का ड्रेस है जो इन जनजातियों को एक जनजातीय समुदाय के रूप में पहचान दिलाते हैं। यह क्षेत्र पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में शुमार किया जाता है। 1970 में गद्दी को शेड्यूल ट्राइब के रूप में मान्यता दी गई और 1975 में इस पूरे क्षेत्र को ट्राइबल कम्युनिटी के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तब से यहाँ पे परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए और 5वीं योजना में एक उप योजना के रूप में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में घोषित किया गया 5 जगह। और इन 5 में से जो ब्रह्मौर का रीजन है वो एक था। जो समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम जो एक उपयोजना के रूप में थी, इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो लक्ष्य था परिवहन की सुविधाओं का विकास करना, इसके साथ साथ संचार की सुविधाएं, कृषि की सुविधाएं और कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप थे उनका विकास करना, और इनके साथ साथ सामाजिक और जो सामुदायिक जीवन था उसका विकास करना। तो इन उद्देश्यों के साथ ये उप योजना प्रारंभ की गई और इस उप योजना का बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें स्कूल थे, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ थी, पेयजल की सुविधा, रोड, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, इन सबों का विकास था। और इन सुविधाओं के बढ़ने से जो होली क्षेत्र और खानी क्षेत्र थे इनका काफी ज्यादा विकास हुआ और इन समन्वित योजनाओं का पूरा प्रभाव गद्दियों के सामुदायिक जीवन पे पड़ा। यहाँ पे जो इनका सामाजिक जीवन था उनमें काफी ज्यादा परिवर्तन आए, जैसे इनका शिक्षा का स्तर बढ़ गया। उदाहरण के लिए हम लेते हैं जो 1971 में यहाँ स्त्री शिक्षा 1.88% हुआ करती थी, जो 2011 के आंकड़ों में महिला शिक्षा 65% है। तो ये एक चेंज का उदाहरण है। साथ ही साथ यहाँ सेक्स रेशियो में, लिंगानुपात में पॉजिटिव चेंज हुए। साथ ही साथ इसके जो चाइल्ड मैरिजेस के केसेस थे उनमें कमी आई। तो शिक्षा का बहुत ही व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और इनका जो कृषि का स्तर था उनमें भी सुधार आया। तो गद्दी सबसे पहले एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी जिनमें पशुचारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये मुख्यतया खाद्यान्न कृषि और पशुपालन पे निर्भर थे। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशकों से यहाँ पे दलहन की खेती उगाने लगे और दलहन की खेती के साथ कैश क्रॉप्स की भी खेती प्रारंभ हो गई। तो ये एक चेंज का उदाहरण है कि किस तरह से जनजातीय क्षेत्र में योजनाओं के द्वारा, नियोजन के द्वारा उस क्षेत्र के स्वरूप का परिवर्तन हुआ। और जब कृषि के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो जो ट्रांसह्यूमेंस की प्रवृत्ति थी, जो मौसमी प्रवास की प्रवृत्ति थी, उनमें भी परिवर्तन आया और लगभग 1/10 लोग ही पूरे हाउस होल्ड का हैं जो कि अब ट्रांसह्यूमेंस की एक्टिविटी करते हैं। तो ये केस स्टडी ये शो करती है कि किस तरह प्रादेशिक नियोजन ने किसी प्रदेश के लोगों के जीवन ढंग को बेहतर बनाने में मदद की है। अब हम डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या सतत पोषणीय विकास के बारे में। इस सतत पोषणीय विकास में जो विकास की शब्दावली है डेवलपमेंट, यह विकास किसी भी समाज के एक परिवर्तन की अवस्था है जो हरदम वैल्यू न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव होता है। इसके बारे में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में विस्तार से बात की थी। तो यह किसी भी समाज की स्थिति को शो करता है और किसी भी समाज की विकास की स्थिति क्या होगी यह
उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाले तकनीक के ऊपर आधारित है। तो जिस तरह लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसी तरह से हमारा विकास का स्तर है। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये एक बहुआयामी अवधारणा है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। और इस अवधारणा के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, इन तीनों में ही गुणवत्तापूर्वक परिवर्तन होता है। तो बेसिकली विकास की दर को बनाए रखना और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, इस स्थिति को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और यह विकास की अवधारणा स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल आर्थिक कॉन्सेप्ट था और आर्थिक वृद्धि को ही विकास का पर्याय माना जाता था। तो इसमें किसी भी कंट्री की जो जीडीपी होती थी उसी से विकास के स्तर का मापन किया जाता था। लेकिन 1970 का दशक आते आते इसमें इक्विटी की भी बात होने लगी, यानी जो आर्थिक वृद्धि है उसमें समता कितनी है, उसमें कितना वितरण कितनी जनसंख्या को है। अब इस विकास की प्रक्रिया में लिविंग स्टैंडर्ड को लिया जाता है, हेल्थ को लिया जाता है, एजुकेशन को लिया जाता है और इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी। ये हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि 3 इंडिकेटर पे यूएनडीपी एचडीआर को तैयार करता है। अब ये विकास सस्टेनेबल कैसे बना? बेसिकली 1960 में जो वेस्टर्न वर्ल्ड था ये एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हुआ। तो जो भी विकास कार्य हमने किए उसका पर्यावरण पे बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आया। तो उस निगेटिव इम्पैक्ट को कर्व आउट करने के लिए, कम करने के लिए सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। और इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बल मिला एहरलिच की पुस्तक आई द पॉपुलेशन बम, और उसी में मीडोज की भी पुस्तक आई 72 में जिसका टॉपिक था द लिमिट टू ग्रोथ। इन दोनों ही पुस्तकों ने पर्यावरणविदों का ध्यान पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों पे आकर्षित किया। और जैसे जैसे कंसर्न बढ़ने लगे यूनाइटेड नेशंस ने भी एक कमीशन बनाया जो उस समय ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इनको इसका अध्यक्ष बनाया। और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, ये 1987 की बात है। और इस रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो इस कमीशन ने जो सतत पोषणीय विकास को परिभाषित किया कि फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं को बिना कंप्रोमाइज किए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें, यह अवस्था हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो अगर ब्रॉड टर्म में देखते हैं तो ये पूरे आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय तत्वों का एक संतुलन है जिनमें संसाधनों का प्रबंधन इस तरह से होता है कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें और साथ ही साथ संसाधनों का संरक्षण हमारे भावी पीढ़ियों के लिए किया जा सके। तो यह कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। अब हम दूसरे केस स्टडी की बात करते हैं। वो केस स्टडी है इंदिरा गांधी नहर का कमांड परियोजना। इस नहर के बनाने का संकल्पना कॉमर्स साइंस साहब के दिमाग में आया। ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, हमारे इंडिया के, राजस्थान के ही रहने वाले थे। तो 1948 में जबकि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1958 में 31 मार्च को, इसमें हरिके बैराज से पानी निकाल के ये लगभग जैसलमेर जिले तक प्रवाहित होता है। इसमें जो नहरों की कुल लंबाई है वो लगभग 9000 किलोमीटर है और जो एरिया इसने कवर किया हुआ है सिंचाई के माध्यम से वो एरिया है 19.63 लाख हेक्टेयर। यह क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र कहा जाता है। इसको जब हम मैप पे देखते हैं तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में पूरी गई है, एक स्टेज 1 और दूसरा स्टेज 2। तो जो स्टेज 1 द्वारा सिंचित क्षेत्र हैं वो हैं गंगानगर, बाड़मेर का उत्तरी क्षेत्र और हनुमानगढ़ के जिले हैं। लेकिन जो स्टेज 2 का क्षेत्र है यह बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, ये सारे जिलों को ये सिंचित करता है। इसमें 2 कलर हैं। एक कलर है जो नॉर्मल फ्लो सिस्टम है जहां सिंचाई की जाती है और दूसरा जो डार्क कलर है, डार्क कलर में लिफ्ट सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे नहर से लिफ्ट सिस्टम के जरिए पानी भेजा जाता है। इस पूरे कमांड क्षेत्र का लगभग 70% भाग ऐसा है जहां पे पानी नॉर्मल फ्लो के द्वारा आपूर्ति किया जाता है, जबकि 30% क्षेत्र ऐसा है जहां पे लिफ्ट सिस्टम के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। यहाँ के बाएं किनारे से निकलने वाली नहरें मुख्यतया लिफ्ट कैनाल हैं, जबकि दाहिने किनारे से निकलने वाली नहरें फ्लो चैनल है, यानी उसमें ढाल के सहारे पानी की आपूर्ति की जाती है। इसमें जो स्टेज 1 था
वो 1960s के दशक में शुरू किया गया, जबकि स्टेज 2 1980 के दशक से शुरू हुआ। इस नहर की परियोजना के कारण इस पूरे क्षेत्र में मृदा की नमी बढ़ गई, साथ ही साथ वनीकरण की मात्रा बढ़ी और इन सबके ओवरऑल रिजल्ट के रूप में ऊपर वृक्षों का आवरण बढ़ गया। तो वृक्षों के आवरण बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो पवन द्वारा अपर्दन होता है, क्योंकि ये राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये अपर्दन कम हो गया और साथ ही साथ जो सिल्टेशन की प्रॉब्लम होती थी, जो बालू जाके नहर में बैठ जाता था, उसकी भी समस्या कम हुई। यहाँ सिंचित क्षेत्र बढ़ गया और जो कृषि का प्रतिरूप था, कृषि की इंटेंसिटी थी, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई। और इन सब के कारण यहाँ इस पूरे क्षेत्र में पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही व्यापक परिवर्तन हुए। यहाँ की जो ट्रेडिशनल फसलें हुआ करती थी, जैसे चना, बाजरा, ज्वार, ये सब रिप्लेस हो गई गेहूं से, कॉटन से, मूंगफली से और चावल से। तो ये शुष्क प्रदेश में नहरी क्षेत्र के कमांड विकास कार्यक्रम का एक प्रभाव है कि वहाँ की परंपरागत रूप की फसलें परिवर्तित हो गई दूसरे फसलों के द्वारा। और इस कमांड एरिया प्रोग्राम के कारण वहाँ की कृषि और पशुपालन की उत्पादकता में अत्यधिक परिवर्तन आया। लेकिन इस कमांड एरिया प्रोग्राम के कारण, सिंचाई की अधिकता के कारण, इन क्षेत्रों में दो पर्यावरणीय समस्याएं उभर के आई। एक है निचले क्षेत्रों का जल भराव और दूसरा है मृदा की लवणता में वृद्धि। तो जल भराव, बार बार जब नहर से पानी की सप्लाई होती है तो जो खेत नहर से नीचे की स्थिति में है, वहाँ पे वाटर टेबल सेचुरेट हो जाता है और वो पानी ऊपर आ जाता है। और मृदा में नमक के कण पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं, तो पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन नमक के कण वहीं छूट जाते हैं। तो इसलिए मृदा में जो नमक का शेयर है वो यहाँ पे बढ़ गया है। अब यहाँ पे सतत पोषणी विकास को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इस नहर के बनने के बाद और उससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक इस पे संदेह व्यक्त कर रहे थे और संदेह व्यक्त करने को और ज्यादा बल मिला क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी यहाँ की खतरे में पड़ी। तो बहुत सारे कुछ उपाय हैं जो सुझाए जा सकते हैं इस क्षेत्र में सतत पोषणी विकास को सुनिश्चित करने के लिए। तो इसमें जो पहला उपाय है कि जो भी जल के प्रबंधन की नीति है उसका कड़ाई से पालन किया जाए, क्योंकि इसके स्टेज 1 में रक्षित सिंचाई का प्रावधान है, जबकि स्टेज 2 में विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। लेकिन इस तरह के प्रावधान इसमें फॉलो नहीं किए जाते। अब दूसरा इसमें जो उपाय है कि ये क्रॉपिंग पैटर्न ये बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव नहीं होना चाहिए। जैसे प्रारंभ में खेती की जाती थी तो ज्वार, बाजरा, चने, गेहूं इत्यादि की, लेकिन अब यहाँ पे गेहूं और ग्राउंड नट और कपास और चावल की खेती की जाती है। तो चावल बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको जल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की फसलों की खेती यहाँ पे न की जाए। अब इसमें तीसरा उपाय जो नहरों द्वारा बहने वाला पानी है, उस पानी को संरक्षित रखने के लिए इनका जो कोर्स है वो सीधा रखा जाए, भूमि विकास किया जाए और लेवलिंग किया जाए और साथ ही साथ बाराबंदी सिस्टम यूज किया जाए ताकि जल के प्रवाह का स्तर हर जगह मेंटेन किया जा सके। चौथा प्रयास, जो मृदा लवणीकृत हो गई है या जिस मृदा में वाटर लॉगिंग हो रही है उस मृदा को संरक्षित करके इन समस्याओं से मुक्त किया जाए। पांचवा, इसमें जो इको डेवलपमेंट है ये वनीकरण के द्वारा, शेल्टर बेल्ट के द्वारा और चारागाहों के विकास के द्वारा इसको मेंटेन किया जाए। इसमें जो छठवां है सोशल सस्टेनेबिलिटी, इसके अंतर्गत जो गरीब जनसंख्या है उनको भूमि का आवंटन किया जाए और उसको सरकारी सहायता प्रदान किया जाए ताकि वो विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर सके। जो नेक्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यह केवल कृषि और पशुपालन से नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए हमको कृषि से जुड़े हुए या अन्य प्रकार के क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे फंक्शनल लिंकेज होने चाहिए, बेसिक गाँव में एग्री सर्विसेज होने चाहिए, मार्केट सेंटर होने चाहिए और अन्य प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं जो कृषि पर आधारित हैं उनका विस्तार होना चाहिए। तो इस तरह से कमांड क्षेत्र के अंतर्गत सतत पोषणी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।